डियर स्टूडेंट, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल अपन चर्चा कर रहे थे अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे H2N2O की अपेक्षा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड आसानी से अधिशोषित हो जाते हैं। दूसरा कारक है अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस अधिशोषक की प्रकृति उसके पृष्ठ के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। ठोस अधिशोषक की प्रकृति किस पे निर्भर करती है? उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पे निर्भर करती है। अर्थात अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक तथा रंध्र युक्त होता है तो अधिशोषक भी उतना ही अधिक अधिशोषित होगा। अतः चूर्णित ठोस पदार्थों पर अधिशोषण अधिक ही होता है। दूसरा कारक क्या है? अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठोस अधिशोषक की प्रकृति उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। अधिशोषक का पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना अधिक रंध्रयुक्त होगा अधिशोषण उतना ही अधिक होगा। चूर्णित ठोस पदार्थों पर अधिशोषण अधिक होता है। विभिन्न धातुओं के अधिशोषण की क्षमता निम्न प्रकार, जैसे लेड उससे सबसे अधिक अधिशोषक क्षमता होती है, उससे कम प्लेटिनम की, उससे कम ओरम यानी सोने की और उससे कम निकल की। तो इस तरह से धातुओं का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है अधिक होगा, रंध्रयुक्त होगा, वो धातुएं अधिक अधिशोषण क्षमता रखती हैं। तीसरा कारक है दाब का प्रभाव। दाब का प्रभाव निम्न ताप पर दाब बढ़ाने से गैसों का अधिशोषण बढ़ जाता है। निम्न ताप पर दाब बढ़ाएंगे तो गैसों का अधिशोषण क्या होगा? बढ़ेगा। जबकि अधिक ताप पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात एक निश्चित ताप पर दाब बढ़ाने से अधिशोषण बढ़ता है। यानी एक निश्चित ताप पर दाब बढ़ाने पर अधिशोषण क्या होगा? बढ़ेगा। निम्न ताप पर दाब बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ता है, जबकि अधिक ताप पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात एक निश्चित ताप पर दाब बढ़ाने से अधिशोषण बढ़ता है। स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा, स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा तथा गैस के द्रव्य के मध्य संबंध को अधिशोषण समतापी कहते हैं। स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा तथा गैस के दाब के मध्य संबंध को, स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा तथा गैस के दाब के, स्थिर ताप पर स्थिर ताप पर अधिशोषण, स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा तथा गैस के द्रव्य के उच्च संबंध को अधिशोषण समतापी कहते हैं। अधिशोषण समतापी कहते हैं। यहाँ अपन जब इसके अंदर ग्राफ खींचते हैं तो यहाँ पे ओ एक्सिस पे दाब लेते हैं और एक्स अपॉन एम, यहाँ एक्स अपॉन एम है, यह अधिशोषण की मात्रा है, एक्स अधिशोषक की मात्रा है, एम अधिशोषक की मात्रा है। और जब इसके ऊपर अपन खींचते हैं तो एक वक्र प्राप्त होता है। और स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा एक्स अपॉन एम, स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा एक्स अपॉन एम तथा गैस के दाब के मध्य संबंध को क्या कहते हैं? अधिशोषण समतापी। क्या कहते हैं? अधिशोषण समतापी। यहाँ पे ये दाब है, ये संतृप्त दाब है। तीसरा, चौथा प्रभावित करने वाला कारक है, अधिशोषण को प्रभावित करने वाला कारक है वो ताप का प्रभाव। क्या है? ताप का प्रभाव। भौतिक अधिशोषण निम्न ताप पर होता है, इसे ताप बढ़ाने पर अधिशोषण कम होता है। यानी भौतिक अधिशोषण कब होगा? निम्न ताप पर होगा। तो ताप बढ़ाने पर अधिशोषण क्या होगा? तब कम होगा, क्योंकि वान डेर वाल बंध टूटने लगते हैं। वान डेर वाल बंध टूटते हैं। यानी भौतिक अधिशोषण निम्न ताप पर होता है, ताप बढ़ाने पर अधिशोषण कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि वान डेर वाल बंध, ताप बढ़ाने पर वान डेर वाल बंध टूटने लग जाते हैं। इस तरह से ताप का प्रभाव भौतिक अधिशोषण पे पड़ता है।
स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा एवं ताप के मध्य खींचा गया आरेख अधिशोषण समदाबी कहलाती है। यानी स्थिर दाब पर अधिशोषण की मात्रा एवं ताप के मध्य स्थिर ताप पर अधिशोषण की मात्रा और ताप के मध्य खींचा गया आरेख अधिशोषण समदाबी कहलाता है। एक्स अपॉन यहाँ क्या है, एक्स अपॉन एम क्या है, अधिशोषण की मात्रा है, दाब क्या है, यहाँ पे स्थिर है, और ताप ये बधिक होता तो अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अधिशोषण क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया आता है। ताप बढ़ाने पर अधिशोषण क्या होगा, कम होगा। अधिशोषण क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अधिशोषण में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, त्याग होता है, अतः ताप बढ़ाने पर अधिशोषण क्या होगा, कम होगा। यानी ताप बढ़ेगा तो अधिशोषण की मात्रा क्या होगी, कम होगी। रासायनिक अधिशोषण में भी पहले ताप बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ता है, लेकिन एक और अधिक दाब बढ़ाने पर कम हो जाता है। यानी ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा, फिर लेकिन एक और अधिक ताप बढ़ाएंगे तो कम हो जाता है, क्योंकि रासायनिक अधिशोषण में सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। रासायनिक अधिशोषण में किसकी आवश्यकता होती है, सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है, जो कि रासायनिक अभिक्रियाओं से प्राप्त होती है। रासायनिक अधिशोषण में भी पहले ताप बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ता है, लेकिन और अधिक ताप बढ़ाएंगे तो अधिशोषण की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि रासायनिक अधिशोषण में सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है। एक्स अपॉन यह रासायनिक अधिशोषण की मात्रा, यहाँ पे दाब क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, और रासायनिक अभिक्रिया का अधिशोषण जब ताप बढ़ेंगे तो स्टार्टिंग में बढ़ेगा, बाद में कम होगा। क्यों होगा, क्योंकि रासायनिक अधिशोषण में सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अधिशोषक का संकीर्ण किसी अधिशोषक की अधिशोषण अक्षमता को बढ़ाना, किसी अधिशोषण की अधिशोषण क्षमता को बढ़ाना अधिशोषक का संकीर्ण कहलाता है। किसी अधिशोषक की अधिशोषण क्षमता को बढ़ाएंगे, किसी अधिशोषक की अधिशोषण क्षमता को बढ़ाना अधिशोषक का संकीर्ण कहलाता है। अधिशोषण क्षमता को निम्न प्रकार से बढ़ा सकते हैं। ठोस धात्विक अधिशोषकों को यांत्रिक विधियों द्वारा खुरदरा बनाकर, यानी अधिशोषण की क्षमता कैसे बढ़ेगी, जो ठोस धात्विक अधिशोषक है उनको यांत्रिक विधियों द्वारा खुरदरा बनाएंगे तो अधिशोषण का संकीर्ण बढ़ेगा। अधिशोषण का संकीर्ण क्या होगा, बढ़ेगा। अधिशोषण का संकीर्ण क्या होता है, किसी अधिशोषक की अधिशोषण क्षमता को बढ़ाना, किसी अधिशोषक की अधिशोषण क्षमता को बढ़ाना क्या कहलाता है, अधिशोषण का संकीर्ण कहलाता है। अधिशोषण क्षमता को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, ठोस धात्विक अधिशोषकों की यांत्रिक विधियों को खुरदरा बनाकर उसको बढ़ाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। अधिशोषक के सूक्ष्म विभाजन से भी अधिशोषण क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। पहले से अधिशोषित अशुद्धियों को हटाकर, पहले से जो अधिशोषित अशुद्धियाँ हैं अगर उसको अपन हटा देंगे तब भी अधिशोषण की क्षमता क्या होगी, बढ़ेगी। यानी अधिशोषण की क्षमता कैसे बढ़ेगी, एक तो यांत्रिक विधियों द्वारा धातु की ठोस धातुओं को खुरदरा बना करके, दूसरा अधिशोषक के सूक्ष्म विभाजन से, तीसरा पहले से अधिशोषित अशुद्धियों को हटा करके। उदाहरण जब कार्बन को निवार्त में अतितप्त भाप द्वारा गर्म करते हैं तो उस पर से अधिशोषित अशुद्धियाँ नमी के कारण हाइड्रोकार्बन क्या हो जाते हैं, हट जाती हैं, और इस प्रकार प्राप्त कार्बन चारकोल सक्रिय चारकोल कहलाता है। सक्रिय चारकोल
कहलाता है। अब है अधिशोषण समतापी। एक निश्चित ताप पर अधिशोषित गैस की मात्रा और साम्य अवस्था दाब के मध्य संबंध को, यानी एक निश्चित ताप पर अधिशोषित गैस की मात्रा एवं साम्य अवस्था के मध्य संबंध को अधिशोषण समतापी वक्र कहते हैं। किसे कहते हैं अधिशोषण समतापी वक्र? निश्चित ताप पर अधिशोषित गैस की मात्रा व साम्य अवस्था दाब के मध्य संबंध को अधिशोषण समतापी वक्र कहते हैं। इसे आलेखी वक्र से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? आलेखी वक्र से प्रदर्शित किया जाता है। यानी स्थिर ताप पर अधिशोषित गैस की मात्रा x/m और साम्य अवस्था की स्थिति के मध्य वक्र को क्या कहेंगे? अधिशोषण समतापी वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिशोषण समतापी वक्र कहते हैं। फ्रैंडलिक अधिशोषण समतापी। फ्रैंडलिक नामक वैज्ञानिक ने 1909 में एक निश्चित ताप पर अधिशोषित गैस की मात्रा व दाब के मध्य संबंध को गणितीय रूप में समझाया था, अतः इसे फ्रैंडलिक समतापी वक्र कहते हैं। यानी 1909 में फ्रैंडलिक नामक वैज्ञानिक ने एक निश्चित ताप पर अधिशोषित गैस की मात्रा और दाब के मध्य संबंध को गणितीय रूप में समझाया, उसको क्या कहेंगे? फ्रैंडलिक समतापी वक्र कहते हैं। फ्रैंडलिक ने वक्र को समझाने के लिए निम्न परीक्षण किए। निम्न दाब पर ग्राफ एक सरल रेखा में प्राप्त होता है। यह प्रदर्शित करता है कि अधिशोषण की मात्रा दाब के समानुपाती होती है। यानी अधिशोषण की मात्रा x/m इज प्रोपोर्शनल p, दाब के क्या होगी? समानुपाती होगी। इस प्रोपोर्शनल के निशान को हटाएंगे तो एक स्थिरांक आएगा k, x/m इज इक्वल टू kp डेश। यहाँ से अधिशोषण की मात्रा है, p क्या है? दाब है, k क्या है? स्थिरांक है। क्या है? स्थिरांक है।